माय नेम इज़ रेणु वैष्णव और ये मेरा रासायनिक अभिक्रिया व उत्प्रेरक से रिलेटेड एक सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जिसमें जो भी रिएक्शंस इंक्लूड है वो सभी आज एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा भौतिक परिवर्तन। ये वे परिवर्तन होते हैं जिसमें भौतिक गुण और अवस्था में परिवर्तन होता है। इनमें भौतिक गुण और अवस्था ये दोनों चेंजेस हो जाती है, लेकिन इनमें जो रासायनिक गुण होते हैं उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और इस परिवर्तन के कारण जो भी न्यू पदार्थ बनेगा, जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, उस उत्पाद को हम वापस से हमारे मूल अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, बर्फ़ को जब हम गर्म करते हैं या उसे भाप देते हैं, उसे ऊष्मा देते हैं तो वो जल में कन्वर्ट हो जाता है। सेम जल को जब हम गर्म करते हैं तो वो भाप बन जाता है, लेकिन वापस ये प्रोसेस वापस से रिवर्स होता है। और भाप को अगर हम जब भी हम कोई बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो भाप बनता है। जैसे ही उसके ऊपर हम ढक्कन दे देते हैं तो छोटी छोटी सी सूक्ष्म बूंदों के रूप में हमें जल वापस से प्राप्त हो जाता है। इसी क्रिया को संघनन कहते हैं और हमारा भाप वापस से पानी में कन्वर्ट हो जाता है। और सेम हम अगर पानी को वापस से जमाएंगे, उसे फ्रीज़ करेंगे तो वह बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा भौतिक परिवर्तन के गुण। भौतिक परिवर्तन के गुणों के अंदर उसकी अवस्था, रंग, गंध, इन सब में परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन का कारण हटाने पर, यानी कि अगर परिवर्तन जो हो गया है उसको हम वापस से रिवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे वापस से हम चेंज करके मूल पदार्थ हमारा प्राप्त कर सकते हैं। ये परिवर्तन कंप्लीटली अस्थायी होता है, चेंज किया जा सकता है और जो नया पदार्थ है वो नहीं बनता है, क्योंकि हम नए पदार्थ को वापस से मूल अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो जिनके रासायनिक गुण, उनके संगठन, इन सब में परिवर्तन होता है, ओवरऑल परिवर्तन होता है और एक नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन होने पर जो परिवर्तन का कारण है, अगर उसे हम हटा भी देंगे फिर भी ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हमें वापस स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्टिंग जो मूल पदार्थ है हमें वो वापस मिलेगा। क्योंकि इसमें जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोयले को जैसे हम जलाएंगे, ठीक है, कोयला मीनिंग कार्बन को हम जैसे ही जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भाप बन जाती है या फिर वायुमंडल में चली जाती है, हमें वापस से कोयला प्राप्त नहीं होगा। सेम उसी प्रोसेस में जैसे कि हम घर में दैनिक जीवन में दूध से दही बनाते हैं, हम वापस से दही को अगर दूध बनाना चाहे या वापस अपनी मूल अवस्था में लेकर आना चाहे तो नहीं लेके आ सकते। उसके सारे गुण, उसकी गंध, सब कुछ चेंज हो जाता है। साथ ही साथ उसके रासायनिक परिवर्तन भी, रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं वो भी सारी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। लोहे पे जंग लगना, अगर लोहे पे एक बार जंग लग जाता है किसी भी वजह से तो उसमें हम लोहे को, जो प्योर लोहा है, जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म थी, उसमें हम वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन के गुण। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बन रहा है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, उसके सारे संगठन, गुण, वो सब चेंज हो जाएंगे और वो सारे जो स्टार्टिंग हमारा मूल पदार्थ है उससे एकदम अलग होगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, पूर्ण प्रारंभिक पदार्थ में प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम जैसे सेम एग्जाम्पल अभी दिया था मैंने आपको, दही से हम वापस दूध नहीं बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, ये परिवर्तन स्थायी है, कंप्लीटली स्थायी परिवर्तन होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट है, नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनेगा, मूल पदार्थ हम कहीं से भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसमें रासायनिक अभिक्रिया में जो किसी भी पदार्थ में जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनसे उनके जो मूल पदार्थ है वो बिल्कुल अलग तरीके के गुण दे देते हैं। मूल पदार्थ से जो रासायनिक संगठन है, गुण है, वो एकदम भिन्न हो जाते हैं उत्पाद के। इसी घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया की वेग व प्रकृति के आधार पर इनको अनेक प्रकार से बांटा गया है। फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन, इस जो नेम से ही हमें समझ में आ रहा है कि संयुग्मन का मीनिंग होता है कि आपस में सहयोग करेंगे, आपस में जैसे दो अभिक्रिया है आपस में एडिशन होगी, इसे एडिशन अभिक्रिया भी कहते हैं। कंप्लीटली जुड़ना, सहयोग करना, संयोजन करना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में सहयोग करके एक नया उत्पाद बनाते हैं। दो रिएक्शन है, दो केमिकल है या दो परमाणु हैं, आपस में मिलेंगे, सहयोग होगा
और एक नया उत्पाद बनेगा। इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के मध्य में नए बंधों का निर्माण भी होता है, जो कि पहले दोनों अलग अलग फॉर्म में थे, वो नए जुड़ के एक नया पदार्थ बनाएगी। एडिशन रिएक्शन होता है इसमें। कार्बन और ऑक्सीजन, जैसे कि एग्जाम्पल में है कार्बन और ऑक्सीजन, जब कार्बन का ऑक्सीजन से दहन किया जाता है, या कोयले का जब हम ऑक्सीजन से क्रिया करके दहन करते हैं कोयले का, तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है हमें, जो कि एक नया पदार्थ है और नए बंध बन रहा है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उससे मैग्नीशियम का जो फीता होता है वो नए फॉर्म में डेवलप हो जाता है, एक चमकीले पदार्थ में डेवलप हो जाता है, जिसे MgO कहते हैं। ये समीकरण संतुलित अवस्था में है। मैंने आपको समीकरण संतुलित अवस्था का एक वीडियो स्टार्टिंग में मैंने बना के आपको बताया है कि समीकरण हम कैसे संतुलित करते हैं। तो ये सारे समीकरण देखिए आप संतुलित है। Mg एक बार है अभिकारक के अंदर, ऑक्सीजन के जो परमाणु है वो 2 बार दिए हुए हैं। सेम उत्पाद में आप प्रोडक्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे आगे की तरफ अगर हम 2 इंक्लूड कर दें तो Mg भी 2 बार हो जाएंगे और ऑक्सीजन भी 2 बार हो जाएगी। नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समय से विस्थापित हो जाता है। विस्थापित या विस्थापन का मीनिंग ये होता है कि एक्सचेंज हो जाता है। एक पदार्थ के जो भी अणु हैं या उसके जो परमाणुओं का समूह है वो आपस में एक दूसरे परमाणु के समूह से एक्सचेंज हो जाएगा और एक नया पदार्थ बनेगा। इनके आपस में जो बंध है वो टूटेंगे, क्योंकि जो पहले वाला परमाणु है, अणु है, उसके अंदर जो परमाणु आपस में कनेक्टेड है किसी न किसी बंध से, वो तोड़ के फिर वो दूसरे परमाणु के पास में, दूसरे अणु के पास में जाएगा और वहाँ से नया बंध बनाएगा, नए पदार्थ बनाएगा और इसमें नए बंध का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारे पास में है इसके एग्जाम्पल, विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल, जिसके अंदर आपके पास में कॉपर सल्फेट है और जिंक है। कॉपर सल्फेट और जिंक ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं, दो अलग अलग से अणु हैं, इनके जो परमाणु आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये जो कॉपर है वो जिंक, कॉपर है वो अकेला रह जाता है और उस कॉपर के साथ में जुड़ा हुआ जो सल्फेट है वो सेम जिंक के साथ में नए बंध बनाता है, नहीं अभिक्रिया करता है और हमें एक जिंक सल्फेट करके और कॉपर, ये दोनों अलग अलग पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें हमारा एक पर जो अणु है उससे एक परमाणु अलग होके दूसरे परमाणु से जुड़ के एक नया प्रोडक्ट बना रहा है। सेम इसी से मिलता जुलती हमारी सेकंड अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में इसका नाम जैसे द्विविस्थापन है, इसका मीनिंग है कि दो परमाणु आपस में टूट रहे हैं, बंध उनके टूट रहे हैं और नए बंध से वो जुड़ रहा है, नया पदार्थ बना रहा है। अभिक्रियाओं में दोनों अभिकारकों के परमाणु और परमाणु समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं। विस्थापित हो जाते हैं यानी कि एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं और नए यौगिक का निर्माण करते हैं। कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों जब पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेंगे, दोनों अणु आपस में अभिक्रिया करेंगे, तो जो कॉपर सल्फेट वाला जो अणु है उसके अंदर जो दो परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं कॉपर और सल्फेट, ये एक्सचेंज हो जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के अणु से और कॉपर हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर देगा और कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देगा और सोडियम सल्फेट से क्रिया करके सोडियम सल्फेट बना देगा, नया पदार्थ बना देगा। इसमें अभिकारक में सारे बंध टूटते हैं, क्योंकि ये बंध जब टूटेंगे जब ही हमारे नए बंध डेवलप होंगे और नया पदार्थ बनेगा और इनका जो सारा फीचर्स है, जो सारे संगठन है, गुण है, वो भी एकदम चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट है अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपघटित होता है। अपघटित का मीनिंग होता है टूटना। ये एक अभिकारक होता है या जो भी हमारे पास में स्टार्टिंग प्रोडक्ट है वो अपघटित होगा, टूटेगा, दो फॉर्म में टूटेगा और दो या दो से अधिक उत्पाद बनेंगे। इन्हें अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। इस पॉइंट है हमारा, अभिकारकों के मध्य बने हुए बंध टूटते हैं और छोटे अणुओं का निर्माण होता है। ये जो अभिकारक हैं उनके बंध टूटेंगे, जैसे ए बी हमारे एक परमाणु अणु है, ठीक है, जिसमें दो परमाणु हैं ए और बी, ये आपस में ये किसी न किसी बंध से जुड़े हुए हैं और जब इसमें अपघटनीय अभिक्रिया की प्रोसेस होती है तो ये आपस में टूटेंगे और ए और बी दोनों अलग अलग पदार्थ हमें
प्राप्त हो जाएंगे, दोनों अलग अलग परमाणु अणु हमें प्राप्त हो जाएंगे और छोटे छोटे से पार्ट्स में ही टूटते हैं। पदार्थों में अपघटनीय जो भी अभिक्रिया होती है, ये ताप के द्वारा भी हो सकती है, विद्युत के द्वारा भी हो सकती है, प्रकाश और ऊष्मा के द्वारा भी हो सकती है। ये सारे जो फीचर्स है इन पे इफेक्ट करते हैं। बस फर्स्ट है हमारे पास में विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का मीनिंग होता है कि हम कोई विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे H2O है। जल में जब भी हम विद्युत धारा प्रवाह करते हैं, करंट फॉलो करते हैं, तो हमें H2 और O2 दो पार्टीशन में हमारे पास में ये परमाणु उपस्थित हो जाते हैं। नेक्स्ट है ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन का मीनिंग होता है ऊष्मा देकर, उसमें ताप देकर जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को दो टुकड़ों में अपघटन करवाते हैं या तोड़ते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो एरो का निशान आप देख रहे हैं, इसका मीनिंग होता है कि ऑक्सीजन है जो वायुमंडल में प्रवाहित हो गई है। प्रकाशीय अपघटन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो आपस में जुड़ा हुआ है किसी ना किसी बंध से, जब उसको हम प्रकाशीय अपघटन का मीनिंग होता है सूर्य के प्रकाश में जब हम इसे रखते हैं तो ये दो फॉर्म में चेंज हो जाता है, हाइड्रोजन और ब्रोमाइड में। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट अभिक्रिया है जो कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया बिल्कुल रिलेट करेगी रासायनिक अभिक्रिया से। ये रासायनिक अभिक्रिया की तरह ही चेंज होती है, कन्वर्ट होती है। उत्कर्ण अभिक्रिया वो होती है ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और उसी समय उनकी परिस्थितियों में उत्पाद भी अभिक्रिया करके अभिकारकों का निर्माण करता है। इसमें जो हमारे पास में अभिकारक है प्रेजेंट, जैसे ए और बी, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे और नया उत्पाद बनाएंगे C+D। ये जो अभिक्रिया जो लाइन वाइज हमारे पास में जो आगे से आगे फ्लो हो रही है उसे अग्र अभिक्रिया कहते हैं। और सेम थिंग जब ये C और D जो कि हमारे अभी उत्पाद हैं, ये वापस से रिवर्स में क्रिया करेंगी और अगर हमें ए भी प्रदान करते हैं, वापस से हमारा जो मूल प्रोडक्ट है वो हमें मूल जो हमारे पास में उत्पाद है उसको हमें अगर वापस प्रदान करते हैं तो ये रिवर्स अभिक्रिया हो रही है। इसे प्रदीप अभिक्रिया कहते हैं। इसका जो रिवर्स अभिक्रिया का नेम होता है प्रदीप अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है कंप्लीटली हमारी भौतिक परिवर्तन से संबंधित होती हैं, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में भी सेम यही फीचर्स होता है कि हमारे जो मूल प्रोडक्ट है, मूल पदार्थ है हमारे पास में, ये जब अभिक्रिया करेंगी तो जो उत्पाद बनाएंगे वो उस उत्पाद से हम वापस से मूल पदार्थ बना सकते हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी सेम यही होती है, इसको हम भौतिक परिवर्तन से रिलेट कर सकते हैं। यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में कार्य करती है, दोनों तरह की दिशाओं में कार्य करती है। वापस हमें उत्पाद भी मिलेगा तो उत्पाद से हमें वापस मूल पदार्थ भी मिलेगा। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हमारे रासायनिक अभिक्रिया से रिलेट करती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अगर एक बार अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट हो गया तो वो वापस से हम उसे मूल पदार्थ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये ओनली फॉर एक दिशा में ही कार्य करती है। जैसे कि कोयले को वायु में जलाकर हम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, तो सेम हम वापस कार्बन डाइऑक्साइड से कोयला प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो रासायनिक अभिक्रिया हम कर रहे हैं उस वेग में परिवर्तन कर देते हैं, उस वेग को बढ़ा भी देते हैं या फिर घटा भी सकते हैं, दोनों प्रोसेस वो कर सकते हैं। उत्प्रेरक जो होता है वो स्वयं में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं करता है, वो ओनली फॉर इस अभिक्रिया के, जैसे हम नॉर्मल एग्जांपल देते हैं जो दैनिक जीवन में हम उपयोगी करते हैं। हम अपने खाने में जो नमक मिलाते हैं वो नमक हमारे टेस्ट को बढ़ा देता है, खराब भी कर सकता है अगर ज़्यादा हो तो, और बढ़ा भी सकता है। सेम वैसे ही उत्प्रेरक कार्य करते हैं, बट वो अपने अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, परंतु स्वयं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ना ही वो उस क्रिया के अंदर पार्टिसिपेट करके कोई नया उत्पाद बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। वो ओनली फॉर उसकी अभिक्रिया को या तो तीव्र कर देते हैं या उसे घटा देते हैं, स्लो कर देते हैं। इस घटना को उत्प्रेरक कहते हैं। इस प्रकार के जो पदार्थ हैं जो ये क्रिया करते हैं, चेंजेस करते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। और ये जो घटना है उसे उत्प्रेरण कहा जाता है।
एग्जाम्पल है जो वनस्पति तेल हम बनाते हैं, अगर हम उसमें H2 से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा वनस्पति घी बनता है। इसके अंदर इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक पार्टिसिपेट करता है, जिससे ये अभिक्रिया बहुत ही तेजी से होती है। अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार में हमारे पास में 2 उत्प्रेरक हैं, सममांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। नेक्स्ट है उत्प्रेरक के दोनों प्रकार में सममांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। सममांगी उत्प्रेरक वो होता है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद तीनों समान भौतिक अवस्था में होते हैं। भौतिक अवस्था का मतलब होता है कि अगर हमारे जैसे SO2 है वो गैसीय अवस्था में है, तो ऑक्सीजन के साथ वो क्रिया कर रहा है, वो भी गैसीय अवस्था में होगी। और साथ ही साथ इन दोनों की क्रिया में जो पार्टिसिपेट उत्प्रेरक कर रहा है NO, वो भी गैसीय अवस्था में है। तीनों ही लाइन वाइज गैसीय अवस्था में है, जिससे हमें एक नया उत्पाद प्राप्त हो रहा है SO3। तो जब हमारे उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद तीनों सेम भौतिक अवस्था में हो, या तो वो गैसीय अवस्था हो सकती है, ठोस अवस्था हो सकती है या द्रव अवस्था हो सकती है, तो वो सममांगी उत्प्रेरक कहलाएंगे। विषमांगी उत्प्रेरक जब रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो, सभी अलग अलग हो, किसी की गैसीय हो सकती है, किसी की ठोस या किसी की द्रव हो सकती है, तीनों में कोई भी समानता नहीं होगी, उसे विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार का मीनिंग है कि ये धनात्मक उत्प्रेरक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है। धनात्मक उत्प्रेरक वो होता है जो हमारी क्रिया की स्पीड को बढ़ा देता है, उसके वेग को इंक्रीज करता है, हमारी क्रिया बहुत तेजी से होती है। ऋणात्मक उत्प्रेरक वो होता है जो कि हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है उसमें कमी कर दे, उसको घटा दे या बहुत ज़्यादा स्लो कर दे, जिससे हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही धीरे धीरे मिलेगा। नेक्स्ट है स्वतः उत्प्रेरक। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उत्प्रेरक की ज़रूरत ही नहीं होती, हमारी जो अभिक्रिया चल रही है उसमें या तो अभिकारक के पास में हमारे पास में जो भी 2 अणु होते हैं उनमें से ही कोई अभिक्रिया को बढ़ाने में या घटाने में सहायता कर लेता है, वो स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य कर लेता है। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, जैव उत्प्रेरक। जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने में जो पदार्थ काम में लिया जाता है। जैव उत्प्रेरक का मीनिंग होता है कि वो जैव पदार्थ जो इस क्रिया को बढ़ाने में काम में लेते हैं उन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। वो जैविक उत्प्रेरक होते हैं, और जैसे कि एंजाइम जो हमारे शरीर में काम में आते हैं। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनमें जो एंजाइम पदार्थ होता है वो हमारे शरीर के अंदर की जो क्रियाएं होती हैं वो करने में, हमारे खाने को पचाने में, हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाने में, जो भी पदार्थ होते हैं जो हमें शरीर में काम में आते हैं उन्हें एंजाइम्स कहते हैं, और वो भी हमारी क्रिया को सुचारू रूप से करने में या बढ़ाने में काम में आते हैं। तो ये आज मेरा ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है। इसका मैंने एक वीडियो रासायनिक समीकरण से रिलेटेड है वो भी मैंने बनाया है इसका, तो इसको आप दोनों ही चैप्टर को, दोनों ही पार्ट को अच्छे से पढ़िए। ये जो